हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और वीडियो। टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो पिछला भी टॉपिक था उसी का एक्सटेंशन ये वीडियो होगा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 बिल्कुल नए प्रेपोजिशन जो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं हम सब के जहन में। आज वो सारे कंफ्यूजन मैं एलिमिनेट करूंगा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में मैं समझाऊंगा। अपने नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, उनको मैं रेफर करूंगा और मैं आपको चाहूंगा कि आप कहीं भी मत जाएं। डू नॉट गो एनीवेयर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। recommend the video to all of the people you are in touch, you have been in touch or you will be in touch. So let's get started. सबसे पहला हमारा preposition होगा, let me give it a number. Number 1 under, number 2 below, number 3 beneath and number 4 underneath. तो 4 प्रीपोजिशन मैं आपको आज बताने वाला हूं, एक बार फिर उसको दोहराता हूं। नंबर 1 अंडर, नंबर 2 बिलो, नंबर 3 बीनीथ एंड नंबर 4 अंडरनीथ। अगर हम इंग्लिश को देखने की कोशिश करें ग्रामर की लेंसेज से तो हम ये जानकारी लेते हैं कि चारों के अंदर एक कॉमनैलिटी है और वो कॉमन फैक्टर है कि हम इन सबको लोअर इस शब्द से जानते हैं। लोअर, LOWER, लोअर कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से नीचे है, लेकिन वो नीचे किस तरह से है, उसका जो सरफेस है वो कैसा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, क्या वो एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो हम साइकोलॉजिकली जिसके बारे में सोचते हैं, क्या वो एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो हमको ज्यादा सरफेस के बारे में बताता है, क्या वो ऐसा प्रेपोजिशन है कि जो दो सरफेस को टच करके हमको दिखाता है, क्या वो ऐसा प्रेपोजिशन है कि टच तो नहीं करता लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से घेर के रखता है, कवर करके रखता है। आखिर कौन सी हम प्रेपोजिशन को कैसे हम जान सकते हैं और ध्यान कैसे रखें, उसका कॉन्क्रीट पिक्चर क्या होगा, उसका कनेक्टिविटी क्या होगी ताकि हम इसको कभी भूलें ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले है अंडर। अंडर की पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए और अंडर की पिक्चर को आप कैसे देखते हैं। अंडर की पिक्चर को आप ऐसे देखते हैं, एक बार फिर से वही बॉल में लेके आता हूं जो मैंने बॉल पिछले वीडियो में ली थी। ये है यहां पर मेरी बॉल जिसके ऊपर एक स्माइली बनी हुई है और ये है वो बॉक्स जो मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। अगर मैं इस बॉक्स को यहां लूं और मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये है अंडर, दिस इज अंडर, यानी कि एक बॉक्स ने बॉल को पूरी तरह से घेरा हुआ है और यहां पर नीचे की तरफ जो बॉक्स है, नीचे की तरफ जो बॉल है, बॉक्स ने उसको पूरी तरीके से इन्वेलप किया है, इन्वेलप नहीं कहूंगा बल्कि कवर किया है, ये बोलूंगा, ये है अंडर। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। आप ये भी कह सकते हैं देयर वॉज अ बोट अंडर द ब्रिज, आप ये भी कह सकते हैं देयर वॉज अ बोट अंडर द ब्रिज। लेकिन जो बोट थी वो ये बोट थी और बोट वहां पे स्टेशनरी थी, यानी कि उसमें मोशन नहीं था, वो उस वक्त वहां रुकी हुई थी, एंकर किया हुआ था उसको। देयर वाज अ बोट अंडर द ब्रिज, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये अंडर का सिचुएशन है कि अंडर दिखाता है लोअर कंडीशन को और वो वर्टिकल है, वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन इसके अंदर नहीं है, वर्टिकल। यानी कि एक चीज ने दूसरी चीज को, जैसे मेरा हाथ यहां पर है और ये जो पेन है, ये मार्कर है, मार्कर इज अंडर माय palm, marker is under my palm. It's not like this. The pen, the tip of the pen is does not touch the palm. palm को touch नहीं करा है इसने, right? तो यहां पर आप इसको ऐसे देखें, I was sitting under the tree. It means आपके सर ने ट्री को टच नहीं किया है, उसकी जो जितनी भी ओवर आर्चिंग कैपेसिटी है दूर तक जाने की, उसके पत्तों की और उसकी टहनियों की, इसके नीचे आप बैठे हुए हैं एंड योर हेड, your top of head does not touch tree, right? So this is under. एक अंदर ये हुआ, लोअर लेवल को हमने दिखाया, मैंने आपको एक रिवर का, कैनाल का एक एग्जांपल दिया। there was a boat under the bridge, मैंने आपको वहां दिया, ठीक। अब चलते हैं लेयर के ऊपर। एक लेयर दूसरी लेयर को घेरे हुए है। जैसे सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में सबसे पहले हम क्या पहनते हैं, अंडरगारमेंट पहनते हैं, उसके बाद में एक और गर्म कपड़ा पहनते हैं, हम वुलन कोई और क्लोथ्स पहनते हैं,
या कुछ और हमको मिल जाए, उसके बाद एक और टी शर्ट पहनते हैं, फिर एक और कुछ और एक गर्म कपड़ा पहन सकते हैं, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनते हैं, फिर हम एक जैकेट डालते हैं. इट मीन्स अंडर द जैकेट आई हैव अ स्वेटर, under the sweater I have a shirt, under the shirt I have a kind of inner, and under the inner I have a kind of undergarment, right? ये under है. अब under में मैंने आपको पहले बताया कि under में ये जरूरी नहीं है कि दोनों संपर्क में हो, एक जो कपड़ा पहना है वो दूसरे के टच में है, ऐसा भी होता है. और कहीं कहीं आपने कंडीशन को देखा कि मैं उसके पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं, वहां पर टच नहीं करती हैं. जैसे मैंने कहा, देयर इज अ कॉइन अंडर द टेबल, देयर इज अ कॉइन अंडर द टेबल. तो अंडर द टेबल का मतलब है कॉइन टेबल को टच नहीं कर रहा है. ये भी एक सिचुएशन है. जैसे जैसे मेरे पास में एग्जांपल्स, उनकी ग्राफिक्स आती जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा. एक एग्जांपल मैंने यहां लिया है, जैसे आप देख सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. जैसे एक सेंटेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर है कहीं पर, all the employees are under pressure, all the employees are under pressure. अब ये कौन सी सिचुएशन है? इसको कहेंगे हम कि हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया. जो मैंने नंबर 3 लिखा है, सिचुएशन में भी यूज होता है. when you find yourself, जब आप अपने आप को महसूस करते हैं weighed down, आप दबे जा रहे हैं, कोई चीज आपको प्रेशराइज की जा रही है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अप्रोच कर रहा है दिन ब दिन और आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है. इट मीन्स ऑल द एम्प्लॉयज आर फीलिंग अंडर स्ट्रेस. वो अंडर स्ट्रेस है बहुत सारे एम्प्लॉय. तो आप एक सिचुएशन भी दे सकते हैं. एक मैंने कहीं पर एक पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज में, अंडर ड्यूरस. जैसे एक फ्रेज हम कह सकते हैं अंडर ड्यूरस, यानी कि एट द पिंच, जब जबरदस्ती और मजबूरी में कंपल्शन हो हमारे ऊपर किसी काम को करने का, तो अंडर ड्यूरस, दबाव में हम काम करते हैं. वी हैव टू वर्क अंडर ड्यूरस. इट मींस समबडी इज प्रेशराइजिंग एंड वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज विल. तो हम वहां पे उसकी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हम प्रेशर में हैं, अंडर ड्यूरस. और बहुत सी कंडीशंस होती हैं. जब आप कहते हैं द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? इन प्रोग्रेस. वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक सिचुएशन है, तो यहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. नंबर और एज में भी बात आती है, अंडर एज होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि मैं एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन देना चाहता हूं, लेकिन उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड एज है या कहीं स्टिपुलेटेड एज है उसमें आप कम रह जाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज. एक मैंने एग्जाम्पल इसका और लिया है. जैसे हम कहें कि कोई जगह है कहीं पर, अल्कोहल, जैसे कहीं बहुत सारे बार हैं, कहीं बार खुले हुए हैं, लेकिन जो 18 साल से नीचे हैं वो बार में नहीं जा सकते. द पीपल अंडर 18 कैन नॉट एंटर द अल्कोहल पार्लर और लिकर पार्लर और शराब के जो पार्लर खुले हुए वहां नहीं जा सकते हैं. द पीपल हु आर अंडर 18 कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकते हैं, अंडर 18 है जो. यानी कि आपने देखा कि एज में भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअर लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहें कि अंडर द क्रस्ट of the earth, under the crust of the earth there are many minerals, there are a lot of minerals under the crust of the earth. यानी कि उस क्रस्ट के सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे. अंडर माई फीट, कभी कभी ऐसा भी हम कहते हैं, अंडर माई फीट द ग्राउंड स्लिप्ड अंडर माई फीट, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, आप ऐसा भी कहते हैं. तो कभी कभी हम ऐसे साइकोलॉजिकली भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अंडर को. तो मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, और बहुत से एग्जाम्पल हैं. अंडर प्रेशर मैंने लिया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कभी कभी नंबर के लिए भी हम लेते हैं, एज के लिए मैंने आपको बताया, सिचुएशन बताया, लोअर मैंने जो सेंस है वो बताई, और लेयर की सेंस बताई. तो यहाँ पर हमने अंडर की बात की. अब चलते हैं अंडर की बाद में बिलो की तरफ, कि बिलो को हम यूज कैसे कर सकते हैं. देखिए, बिलो में सेम वर्टिकल होता है, सेम वर्टिकल. जैसे ये एक बोर्ड है, ये एक सेम वर्टिकल है बिलो.
तो सेम वर्टिकल है तो हम कह सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड में यहाँ पर वर्ड नहीं होना चाहिए, मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पे बिलो है और यहाँ पर मैं स्टार एक वर्ड लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पे लिखा है रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमने कहा, तो मैं कह सकता हूँ स्टार इज बिलो रेफरेंस पॉइंट, स्टार इज बिलो, द वर्ड स्टार इज बिलो द वर्ड रेफरेंस पॉइंट। तो ये एक ही लेवल है, सेम वर्टिकल पर जब कोई चीज होती है, जब दो वस्तुएं होती हैं तो हम उनकी जगह पर उनको यूज करने के लिए हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें रेफरेंस पॉइंट होते हैं, आप कहते हैं कि बिलो एवरेज, किसी का परफॉर्मेंस बताने के लिए हम क्या कहते हैं, बिलो एवरेज, योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट है, एक पॉइंट बनाया गया है कि इतने मार्क्स तो सबके आने ही चाहिए। इट मींस इफ यू डू नॉट डू एनीथिंग इवन दो यू कैन हैव वंडरफुल दैट एवरेज पॉइंट, दैट रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम चीज को स्टैंडर्डाइज करके चलते हैं, तो वहां भी आप छू नहीं पाए, इसका मतलब योर परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज। एकेडमिक हो सकती है या नॉन एकेडमिक हो सकती है, कहीं आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है जहां पे परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा हो और उसको कहीं ना कहीं स्टैक पर रखा जा रहा हो, ताकि उसके रिकॉर्ड्स को हम कहीं ना कहीं उनको मॉनिटर कर सकें और उनका कोई हम प्रेडिक्शन दे सकें। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट के लिए और इसके लिए बिलो इसका यूज होता है, वर्टिकल के लिए और रेफरेंस पॉइंट्स के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, आपने पानी को देखा होगा, जब किसी नदी में या किसी कैनाल में पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे आता है तो क्या डेंजर लाइन होती है, बिलो डेंजर लाइन, अंडर डेंजर लाइन नहीं होती, बिलो डेंजर लाइन, एक रेफरेंस पॉइंट है, अबव द डेंजर लाइन या अबव द डेंजर मार्क, उससे ऊपर, वहां पे अबव का यूज करते हैं, यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बिलो डेंजर लाइन, अभी पानी बह रहा है, खतरे की कोई बात नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया है बिलो। तो बिलो में हम बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं, वहां भी बिलो आता है कि यू नीड टू साइन बिलो दिस बॉक्स, राइट, इसके बॉक्स के नीचे आपको साइन करना है, यानी कि एक पेज है जो, उस पेज को वर्टिकल देखें और बिलो वहां पर आप देख सकते हैं, जैसे एक पेन है तो पेन का ये जो वर्टिकल है पूरा, ये जो हिस्सा है इसको हम वर्टिकल बोल सकते हैं, यानी कि जो ऊर्ध्व है, एक क्षैतिज होता है एक ऊर्ध्व होता है, ये वर्टिकल है, और इस तरीके से अगर मैं रखूंगा इसको हॉरिजॉन्टल, तो बिलो का हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है, ये वर्टिकल की तरफ ही बात करता है, राइट। अब चलते हैं बिलो से चलते हैं बीनीथ की तरफ। बीनीथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हम रहते हैं, मेरे नोट्स कहते हैं कि बीनीथ में इतना ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ताकि इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं देखूंगा, मैंने एक मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, ये मार्क इसलिए दिया हुआ है कि बिलो और अंडर एंड बीनीथ सेम है, अंडर एंड बीनीथ आर दी सेम, लेकिन अंतर कहां कहां पर है इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, नॉट गुड इनफ फॉर समबडी, अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि कोई काम किसी के लिए या कोई चीज किसी के लिए अच्छी नहीं है, तो आप बीनीथ का यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट, मन में आप सोचते हैं, साइकोलॉजिकली सोचते हैं, जैसे ये काम मेरे लायक नहीं है, मेरी नौकरी चली गई और फिर मुझे जो काम करना पड़ा, कोई मुझसे कह रहा है ये काम आपके लायक नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, जैसे बोलते हैं ना बीनीथ डिग्निटी, जो इज्जत है उसके बराबर नहीं है, उसको सूट नहीं करता, इसका मतलब बीनीथ डिग्निटी, बीनीथ डिग्निटी। बहुत सारे वर्ड यहां से, नॉट गुड इनफ फॉर समबडी, working as a servant or working as a peon in the office was beneath his dignity, यानी कि एक चपरासी की तरह से काम करना उस ऑफिस में उसके इज्जत से नीचे था, वो बाइज्जत काम नहीं था, वो एक बेइज्जत का काम था, उसको बेइज्जती महसूस होती थी। beneath dignity, beneath myself, I cannot do that, it is beneath me। beneath me का मतलब है कि मेरा जो लेवल है उससे नीचे का काम है,
मैं इसमें अपनी नीचता समझता हूं कि उस काम को करूं. आई कैन नॉट ड्रूप टू दैट लेवल. आई कैन नॉट लोअर माई सेल्फ टू दैट लेवल. बीनीथ. अब यहां पर कोई एक चीज दूसरी चीज को घेरे हुए नहीं है. ये साइकोलॉजिकल हमारा एक तरह का लेवल है. बीनीथ. कुछ सेंटेंसेस अगर मैंने यहां पर बनाए हैं तो मैं आपको बताने की करूंगा. तो ये जो बीनीथ है ये है तो अंडर ही, लेकिन ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा है. बीनीथ. दैट वर्क वॉज बीनीथ माई डिग्निटी. दैट वर्क वॉज बीनीथ माई प्रेस्टीज. दैट वर्क और दैट जॉब वॉज बीनीथ माई प्रिंसिपल्स. बीनीथ माई प्रिंसिपल्स इट मीन्स जो मेरे सिद्धांत है उनसे नीचे की बात है. उनसे नीचे गया तो ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा. इट विल बी समथिंग लाइक दैट आई हैव किल्ड माई कॉन्शियंस. मैंने अपने कॉन्शियंस को मार दिया, विवेक को मार दिया आपने, और अब मैं बिल्कुल आई एम ए डेड मैन और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं. तो नथिंग इज बीनीथ माई कॉन्शियंस. कोई भी मेरे विवेक से नीचे नहीं है. आप कुछ भी कर सकता हूं. इसका मतलब समथिंग, इफ यू आर बीनीथ समथिंग इट मीन्स आपका साइकोलॉजिकल वहां पे बात हो रही है. आप वहां पर साइकोलॉजिकली फाइट कर रहे हैं और वो आपके उन सिद्धांतों से, आपकी ईमानदारी से, आपकी सच्चाई से, आपके सैद्धांतिक व्यवहार से, आपके कोई भी चीज जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनसे नीचे जाने की बात होगी, गिरने की बात होगी. एंड यू कैन नॉट स्टूप टू दैट लेवल. ऑलराइट, आगे चलते हैं. फॉर्मल, डायरेक्टली अंडर. अब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली अंडर माई फीट. I can feel something beneath my feet. मैं अपने जो मेरे सोल हैं या अपने मेरे जो फीट हैं, पैर हैं, उनके ठीक नीचे मैं कुछ महसूस कर सकता हूं. beneath. तो अगर कोई चीज डायरेक्टली अंडर है कहीं पर तो वहां पर आप beneath का यूज कर सकते हैं. beneath को फॉर्मल लैंग्वेज में, पोइटिक लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं. साधारण तौर पर जब हम बहुत ज्यादा प्रोफंडिटी का बात करते हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं, या कहें कि अच्छी पोइटिक इंग्लिश के बारे में बात करना चाहते हैं, तो beneath का यूज करते हैं. जैसे मैंने अभी किया. द ग्राउंड अंडर माई फीट. द ग्राउंड अंडर माई फीट कह सकता हूं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज है. द ग्राउंड beneath माई फीट began to move. beneath, directly under. तो यहां पर मैं beneath का यूज कर सकता हूं. ऑलराइट, इसके बाद मैं करता हूं मैं कॉन्टैक्ट सरफेस, जहां पे कॉन्टैक्ट होता है सरफेस का. यानी कि अगर आप कहें एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा. आपने कोई मास्क लगा रखा है, आपने कोई मास्क लगा रखा है. अब इसको ध्यान से सुनिएगा. आपने कोई मास्क लगा रखा है, अपने आइडेंटिटी को आपने कंसील किया हुआ है, छिपा रखा है. अपने आइडेंटिटी को हाइड किया हुआ है, मास्क किया हुआ है. मास्क माने भी छिपाना होता है. अब मैं कह सकता हूं कि अंडर योर मास्क, बिल्कुल सही है. लेकिन मैं यहां पर ये अगर कहूं beneath द मास्क ऑफ ऑनेस्टी, beneath द मास्क ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के मुखौटे के नीचे, beneath the mask of truthfulness, beneath the mask of bravery, इस तरह की बात जब हम करते हैं तो वहां पर beneath का यूज करते हैं. जैसे मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रही है चीजें. जैसे कहेंगे beneath the sea bed. सी है, समंदर है, और समंदर अगर कहीं है तो जो उसका सी है, उसका जो ऊपर का सबसे, उसका जो तल है, सरफेस है, beneath the seabed was a whale. beneath the seabed, यहां पर बिल्कुल है beneath, इसका मतलब टच कर रहे हैं. बिल्कुल नीचे भी हो सकती है, आप उसमें टच भी कर रहे हैं, आप ये हो सकते हैं. ठीक है. beneath, अब जैसे ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, beneath this t-shirt is a shirt. beneath this t-shirt is a shirt. एक दूसरे को छू भी रहे हैं, छूने की स्थिति beneath में हो सकती है. तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक साइकोलॉजिकल दिया, एक नॉन साइकोलॉजिकल दिया, जो शर्ट का दिया. हम ये कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एक व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहा है. यू सी ए हैप्पी मैन, यू सी ए मैन हु स्माइल्स ऑल द टाइम, एंड लेकिन
he contains a lot of sorrow. बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, वो wretched है, तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप उसको कह सकते हैं that there is a melancholic soul under his happy face. There is a depressed soul under his happy face. यानी कि हैप्पी फेस के नीचे, उसके पीछे की तरफ एक बिल्कुल डिप्रेस्ड आदमी है, हंसता रहता है. he always keeps on laughing and smiling. He makes people laugh and smile, but his happy gesture, there is a lot of pain beneath his happy face. आप इस तरह से बात कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोई टच नहीं है, ये साइकोलॉजिकल beneath का यूज भी किया है ताकि लिटरेचर के अंदर आप जब beneath को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए. आगे चलते हैं. तो कोई जो इमोशन होते हैं, यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको इमोशन के बारे में बात की, लेवल ऑफ स्टेटस के बारे में बात की. जब आपका स्टेटस किसी काम को करने का नहीं होता, मैंने उसकी भी बात की. अब बात करते हैं इमोशन और कंसील्ड इमोशन. जैसे मैंने आपको कंसील्ड इमोशन, आपको बहुत दुख है लेकिन आप उसको दिखाते नहीं है. beneath your happiness exists, beneath your happiness resides a lot of pain. आपकी हैप्पीनेस के नीचे बहुत ज्यादा दर्द रहता है. beneath your happiness stays a lot of pressure. beneath your happiness stays a lot of misfortune. ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, दिखाना है, इसको हम यूज कर सकते हैं इस सेंस में. इमोशन कंसील जब आप करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? तो हमने बताया नॉट गुड इनफ, वहां पे हमने यूज किया. फॉर्मल कैसे यूज किया वो मैंने आपको बताया. डायरेक्टली अंडर कैसे यूज किया. कॉन्टैक्ट सरफेस, मैंने आपको टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया. लेवल ऑफ स्टेटस, यानी कि आपके स्टेटस के बराबर कोई काम नहीं है, तो वहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. इमोशंस कंसील जब करते हैं, मैंने आपको दिया. थॉट्स जब होते हैं, विचार जब होते हैं इस तरह के, तो विचारों को बताने के लिए आप beneath का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई आप विचार बताना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहें कि starting a new job as a tea seller. थॉट है, ये मेरा विचार है. Starting a new job as a tea seller is beneath my personality. ये एक थॉट है, ये एक हमारा विचार है. So beneath dignity, beneath compromise और beneath conscience, beneath truthfulness, ये बहुत सारे जो बने बनाए phrases हैं, इनको हम यूज करते हैं, and especially they are used in poetry literature, right? आगे चलते हैं. यहाँ पे हमने फिनिश किया, अब हम चलते हैं बिलो की तरफ किया. अब हम चलते हैं अंडरनीथ. अंडरनीथ को कैसे करते हैं? यूज पोएटिक एंड फॉर्मल. पोएटिक है एंड फॉर्मल है. अंडरनीथ को बिल्कुल ऐसे ही यूज करते हैं जैसे आप इसको यूज करते हैं beneath को. अब दूसरा है पोएटिक एंड फॉर्मल तो यूज करते हैं, यानी कि जहां पे अंडर यूज करते हैं वहां पे अंडरनीथ का यूज कर सकते हैं. अंडरनीथ माई सॉरो, ऐसा आप बोल सकते हैं. underneath my sorrow there's a lot of underneath my smile there's a lot of pain. underneath my progress there's a lot of enterprise. enterprise लगातार काम करना, इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार काम करना, कर्मशील होना. जैसे आप बोल सकते हैं underneath my progress, underneath my pain, जैसे underneath my pain there's a lot of enterprise. ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं. मेरी खुशी के नीचे underneath my smile there's a lot of pain, ये आप यूज कर सकते हैं. to lay more emphasis, जब आप किसी चीज पर ज्यादा emphasis करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तो underneath का आप यूज करते हैं. तो जहां जहां पर हमने beneath का यूज किया है, अगर वहां पर आप underneath का यूज करेंगे तो फॉर्मल तो होगा ही, वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस भी डाल रहा होगा. मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारी चीजों को समझा होगा. अगर नहीं समझा है तो आप थोड़ी सी पोएटिक चीजों को पढ़ना शुरू करें, किताबों को पढ़ना शुरू करें, वीडियो को बार बार देखें, हर बार देखें. और मैंने आपको ये पूरा इसका एक फुल फेस मैंने आपको यहाँ दे दिया है. कमेंट जरूर करें, बताएं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आए. बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की ज़रूरत समझी है. बहुत सारी चीज़ें जैसे आप कभी कभी
अच्छी जो चीज़ें हैं जैसे कंटेम्प्ट होता है, बेइज्जती होती है, ऑनर होता है, डिग्निटी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इन शब्दों के साथ में यूज होती हैं, beneath एंड underneath। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, इनका पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो मैंने एक डेप्थ रिसर्च करके दिया है, इन डेप्थ रिसर्च की है और तब आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई बिलीव दैट यू विल transform yourself by watching this video. You will slowly learn and you will come to a point where you start believing in yourself. Do not forget to recommend this video to your all friends, your relatives, wherever they are across the globe. And I'll see you some other time with a new video on preposition. Thank you so much. Take care of yourself. Have a nice time.